महाविकास अघाड़ी हिंसों के खेल में पिछड़ रही है। बागी एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 42 अरकान असेंबली है। जराये के मुताबिक मजीद 2 अरकान असेंबली आज गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत का मुजाहिरा अरकान असेंबली का वीडियो जारी करके कर दिया है। बागी अरकान असेंबली के आदाद पेश करने के बाद एकनाथ शिंदे आज शाम तक आइंदा की हिकमत अमली वजह कर सकते हैं। उधर शिवसेना लीडर संजय रावत वर्षा बंगले पर पहुंचे हैं। वहां आदित्य ठाकरे को मिलाकर शिवसेना के 12 अरकान असेंबली हैं। महाविकास अघाड़ी रियासत के सियासी बहरान का हल निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। इत्तेहाद में शामिल सभी जमातें माथाबिछी कर रही है। इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा दिया है। शरद पवार का मानना है कि अगर अघाड़ी इख्तिदार से बाहर होती है तो इस सूरत में तवील सियासी जदोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे, महाविकास अघाड़ी रियासत के सियासी बहरान का हल निकालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इत्तेहाद में शामिल सभी जमातें अब माथा बिछी कर रही है। क्या कुछ है तफसील? देखिए, जिस तरह से एक नया वीडियो अभी जारी किया है, इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे एकनाथ शिंदे और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और वो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं। ये पूरा साफ तौर पे झलक रहा है। 42 विधायकों का दावा उन्होंने किया है कि शिवसेना के 42 विधायक उनके साथ हैं, जिसमें से 7 विधायक निर्दलीय भी हैं। यानी कि आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। ऐसे में कोशिश जरूर की गई है, शिवसेना की तरफ से उनके विधायकों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन इसमें महज 12 विधायक पहुंचे हैं और ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब शिवसेना बैकफुट पे नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो। अभी कुछ देर पहले ही नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका साफ तौर पर एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे को हमारा पूरा समर्थन है, कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है। तो वहीं पे एनसीपी में भी लगातार सुबह से बैठकों का दौर शुरू था। शरद पवार के घर पे कई एनसीपी के बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल, जयंत पाटिल, ये सारे बड़े नेता, अजित पवार मौजूद थे। यहाँ पे सारी परिस्थितियों का जायजा लेते हुए हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कहा गया है। साथ ही यहाँ तक कि भी कहा गया है कि सत्ता में नहीं रहते हैं तो किस तरह से आगे की रणनीति तय करना है। जो अगर फ्लो टेस्ट की बात आती है हमारे पास, तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। नीतियाँ और रणनीतियाँ दोनों शरद पवार के घर पर बनाई गई है। अब लगातार जो शिवसेना के बड़े नेता हैं वो शरद पवार के साथ संपर्क में है, किस तरह से आगे की जो गाइडलाइन है उसे लेकर चलना है। आज का दिन इसलिए अहम है कि जिस तरह से वीडियोस जारी कर रहे हैं, अगर एक लेटर ये गवर्नर के पास एकनाथ शिंदे भेजते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने विधायकों की जो संख्या बल है वो उसे दिखाएं, क्योंकि अभी भी कोविड से पीड़ित है हमारे राज्य के जो गवर्नर हैं। तो इसकी वजह से भी एक मामला यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो अपनी संख्या बल को दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब फ्लो टेस्टिंग की बात होगी उस दौरान सभी विधायकों को यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में आना पड़ेगा और अपनी संख्या को कहीं ना कहीं जताना पड़ेगा। तो दबाव तंत्र शुरू है। तो वहीं पे बीजेपी के खेमे भी लगातार कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू है। बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके घर पे बीजेपी के बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू है। कुछ सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि 2 विधायक जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं बीजेपी के, वो असम में बैठे हुए हैं, तो उनकी डिस्कशंस चल रही है। हर बारीकी से बीजेपी की भी नज़र लगी हुई है कि अगर सरकार गिरती है तो किस तरह से आगे उनको अपना कदम उठाना है, इस पर उनकी सारी निगाहें टिकी हुई। अब सब कुछ दामोदार बैठा हुआ है एकनाथ शिंदे के डिसीजन पे कि वो किस तरह से अपना अगला कदम उठाते, क्योंकि 2 अहम मुद्दे डिस्कशन किए गए हैं इस पूरे बैठक के अंदर। पहला तो किसी तरीके से सरकार को विफल करना, ये बताना है हम सरकार के साथ नहीं है और सरकार को गिराना। दूसरा, किसी भी हाल में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये असली शिवसेना है और जो सिम्बॉल से यहाँ तक पे उनका हक है। ये सारी चीज़ों के लिए तैयारियाँ शिंदे ग्रुप से चल रही है और कुछ देर में हो सकता है इस बारे में पूरा खुलासा किया जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। जी वसीम अंसारी, आपसे इस बात का तज्जिया चाहेंगे कि पार्टी किस तरह की हिकमत अमली अब आगे अपना सकती है? देखिए, जिस तरह से अब
साफ तौर पे उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में आ चुकी है कि कई जो विधायक हैं उनके टच में है, वो सारे वापस आने वाले नहीं है। तो एक कोशिश ये की जा रही है हमारे सूत्रों के अनुसार, जो बड़े नेता हैं शिवसेना के, उनसे संपर्क करने के लिए कहा गया। जो भी एमएलए वहाँ गए उनके परिवार वालों से, उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे संपर्क करने के लिए कहा गया, स्थिति का जायजा लेने के क्या वो सचमुच अपनी मर्जी से गए हैं या फिर ज़बरदस्ती गए। इस तरह की एक रणनीति तैयार की गई है। प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जैसे कि कुछ देर पहले उपाध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली विधान भवन के, उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि जब सरकार बनी थी उस वक्त उद्धव ठाकरे ने अपॉइंट किया था बाकायदा एकनाथ शिंदे को गट नेता के तौर पे, ग्रुप लीडर के नाम पे, लेकिन अब उनको इतनी अथॉरिटीज़ नहीं है क्योंकि वो किसी को अपॉइंट कर सके, ये सीएम का काम है। इस तरह की कई टेक्निकल चीज़ें निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे कागजी उलझने किस तरह से उलझाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले उनके पास, ताकि रणनीति तैयार किया जा सके। इस तरह की पहली प्रोसेस इस तरह से चल रही है कांग्रेस, एनसीपी या फिर शिवसेना की तरफ से। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, टाइम खींचना उनके लिए सबसे बड़ा काम होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि बदलती हुई नजर आए। जी तो चलिए वसीम अंसारी, तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में तृणमूल कांग्रेस लीडरों और कारकुनान ने एहतजाज किया। एहतजाजी रेडिशन होटल के बाहर जमा हुए। इस होटल में शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे दीगर हामी अरकान के हमरा कयाम किए हुए हैं। एहतजाज कर रहे तृणमूल लीडरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। असम में देखिए 20 लाख लोग पानी बाढ़ के चपेट में आए हुए हैं, सब लोग पानी में नीचे में हैं। और ये हिमंत बिश्व शर्मा यहाँ में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बनाने में, तोड़ने में लगे हुए हैं। ये घोड़ा किनने के लिए लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 40 तो एमएलए महाराष्ट्र से आया हुआ है। क्यों आया है? यहाँ पे एक इना बेसा का 1 साल चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा ये लोग को बुलाया है। यहाँ पे असम में इतना बाढ़ आया है ना, हेमंत बिश्व के वो देखना चाहिए था, ये विधायक की प्रोसेस करना चाहिए था। उधर आसाम से कांग्रेस रुकनी पार्लियामान अब्दुल खालिक का कहना है कि महाराष्ट्र में जो रहा है वो बीजेपी की साजिश का नतीजा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र के अरकान असेंबली का अगवा होना। अब्दुल खालिक ने मजीद कहा है कि आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए बचाए महाराष्ट्र के बागी अरकान असेंबली की मेहमान नवाजी में जुटे हुए हैं। में सियासी बहरान जारी है और लगातार बहरान शदीद होता जा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, खालिक साहब आप उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब कनेक्शन जो है वो आसाम के साथ जुड़ गया है। देखिए, पहला बात तो ये है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये बीजेपी का साजिश है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र को रखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिवसेना को ये अस्थिर कर दिया। और जहाँ तक असम के मामला आता है, जहाँ असम अभी बाढ़ हुआ है, लोग पानी से लड़ रहा है, उस टाइम मुख्यमंत्री जी का ड्यूटी बनते हैं लोगों को राहत देना, लोगों को रिलीफ पहुंचाना। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना ड्यूटी भूल के जैसे शिवसेना को जो बागी एमएलए है उसको मेहमानदारी दे रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी राजधर्म नहीं पालन कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है, वो ये सियासत छोड़ के हमारे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत दे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। एक गुजारिश है। महाराष्ट्र से आसाम का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ किसका सरकार रहे किसका सरकार नहीं रहे, मुख्यमंत्री का ड्यूटी बनते हैं जो फ्लड अफेक्टेड पीपल है उनको राहत दिलाना। लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार, वहाँ पर जो इत्तेहाद था उसमें, उस इत्तेहाद में सरकार में कांग्रेस शामिल थी और अब उस सरकार पर कहीं ना कहीं मुश्किल है। और दूसरी तरफ आसाम में तमाम एमएलएज हैं जो महाराष्ट्र के, वो गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो महाराष्ट्र का एमएलए पहले वो लोग गया सूरत, और सूरत से गुवाहाटी क्यों? इसीलिए गया, वो तो डायरेक्ट किडनैपिंग टाइप है। उनको अगर लोकतंत्र वो अगर बागी है उसको महाराष्ट्र में रहना चाहिए था। ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम है, अगल बगल में रहना चाहिए था। इतना दूर उनको इसलिए ले गया है ताकि बीजेपी उनको पूरा कंट्रोल कर सके। आप देखो मीडिया का झलक से कर, आप अगर इतना लोकतांत्रिक है,
भारतीय जनता पार्टी। आप एक एक एमएलए को मीडिया के सामने बोलने दो ना, वो लोग क्या चाहते हैं। आप उनका मोबाइल भी छीन लिया, आप उनसे फैमिली के साथ बात करने नहीं दिया। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को जिंदा रखना नहीं चाहते हैं। जो बागी लीडर हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास अक्सरियत है, वीडियो जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। देखो, वीडियो जारी हो तो एक पक्षीय होता है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास उतना ही विधायक है, आप मीडिया को, कैमरा को अलाउ करो ना। सिर्फ वो आपके जो बीजेपी का जो कंट्रोल मीडिया वो नहीं, सारे मीडिया को अलाउ करो, आसाम का मीडिया को भी अलाउ करो, ताकि वो लोग देख सके एकनाथ शिंदे के साथ जो बीजेपी कंट्रोल शिवसेना है उनके साथ कौन कौन एमएलए है देख सके। वो तो नहीं दिखाते। आप उन लोग का मोबाइल को खोल दो ताकि उन लोग फैमिली के साथ बात करें, वो भी नहीं करते हैं। इन एमएलए को, इनफैक्ट इन एमएलए को किडनैप किया और किडनैप करके ये सरकार को समर्थन करने में कंपेल किया, ताकि नहीं तो इनका खिलाफ ईडी लगेगा, नहीं तो इनका खिलाफ सीबीआई लगेगा। ये सीबीआई और ईडी दोनों सरकार का मशीनरी बन गया, और मशीनरी से 2 मंत्री को अभी जेल में रखा, और इन लोगों का भी डर है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को भी धमकी दिया, तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुमको भी, तुम्हारे पीछे भी ईडी लगेगा, तुम्हारे पीछे भी सीबीआई लगेगा, इसलिए एकनाथ शिंदे ये कर रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शिवसेना रुकन असेंबली नितिन देशमुख गुवाहाटी से अपने घर आकोला गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सूरत में बीजेपी ने मकामी पुलिस के जरिए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। आकोला के बालापुर से शिवसेना रुकन असेंबली शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात में मौजूद थे। ताहम उन्होंने गुवाहाटी से वापस आकोला पहुंचने पर तरह तरह के इल्जाम आयद किए हैं। उनके मुताबिक एकनाथ शिंदे सिर्फ मोहरा है, असल खेल बीजेपी खेल रहा है। स्थानिक लोकांकडून कोण असतील ते, कोणावर आरोप आहे तुमचा? की भारतीय कोणी पाय पकडले, कोणी हात पकडले, एखादी मान पकडली, असे 15-20 जणांनी मला पकडलं आणि एका जणांनी माझ्या खांद्यामध्ये ती सुई एकदम टोचली। तिथं जर आपण फुटेजही काढले तर त्या हॉस्पिटलच्या आजरोधी सुद्धा फुटेज निघतात। नावाखाली माझा घातपात करण्याचं षडयंत्र गुजरातच्या सरकारचं, तिथल्या स्थानिक प्रशासनाचं, शासनाचं होतं। इतनी खराब है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने फाइनेंशियल मदद मांगी? गृह मंत्री से फाइनेंशियल मदद मांगी एनडीआरएफ के द्वारा? उसका जवाब दे। तो इसीलिए आज लोग, हर वर्ग के लोग बीजेपी की ऐसे गैर जिम्मेवार व्यवहार के कारण पीड़ित है। वो चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, बाढ़ से पीड़ित हो या बेरोजगारी से पीड़ित हो या सीमा सुरक्षा से पीड़ित हो, ये सत्ता की लालच और सत्ता की भूख ने भारत को विभाजित, भारत को पीछे और विकास के रास्ते से, सुरक्षा के रास्ते से बहुत परे कर दिया है। और जब तक भाजपा शासन में रहेगी, लोग इसी प्रकार से लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाए। अब मैं अंग्रेजी में कहना चाहूंगा, we all know currently that there are floods in the northeast, in Assam, in Meghalaya. You have seen the visuals yourself of Agartala being flooded, of Silchar being flooded. 3 लोकसभा और असेंबली की 7 सीटों पर वोटिंग फीसद में इजाफा देखा जा रहा है। आजमगढ़ लोकसभा हलके में तकरीबन 29%, जबकि रामपुर में 26% पोलिंग दर्ज की गई है। वहीं पंजाब के लोकसभा हलके सिंगरू में 22.75% पोलिंग दर्ज की गई है। वहीं त्रिपुरा की 4 असेंबली सीटों पर 46 से 54% तक वोटिंग 1 बजे तक दर्ज की गई है।
तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से शिवसेना पार्टी ओहदेदारों की हंगामी मीटिंग तलब की गई है। पार्टी ओहदेदारों को शिवसेना भवन बुलाया गया है। तो बड़ी खबर, मीटिंग का सिलसिला जारी। शिवसेना पार्टी ओहदेदारों की हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। पार्टी ओहदेदारों को शिवसेना भवन बुलाया गया है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना पार्टी के ताल्लुक से ओहदेदारों ने हंगामी मीटिंग तलब की है और तमाम पार्टी के अरकान को शिवसेना भवन में तलब किया गया है। तो बड़ी खबर मुंबई से, शिवसेना पार्टी ओहदेदारों की हंगामी मीटिंग तलब की गई है। पार्टी के तमाम ओहदेदारों को शिवसेना भवन में बुलाया गया है। तमाम तर निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र की हुकूमत पर। नताइज से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हुकूमत गिरती हुई नजर आ रही है, ताहम फिर भी कोशिशें लगातार जारी है। फिलहाल शिवसेना पार्टी के ओहदेदारों की हंगामी मीटिंग तलब की गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नए अरकान को शामिल किया गया है। कुमारी शैलेजा और अभिषेक मनु सिंघा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पार्टी आला क़यादत ने जगह दी है। परमानेंट इनवाइटी सबारमी रेड्डी और स्पेशल इनवाइटी अजय कुमार लल्लू को मुकर्रर किया गया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने बेवक्त 42 दुकानों को नोटिस जारी करते हुए गैरकानूनी कब्जे को खाली करने का हुक्म सादर किया है। नोटिस में MMRDA ने वजाहत करते हुए कहा है कि इस जगह का मुआयना करने पर पता चला है कि यहां 42 दुकानें और एक शादी हाल गैरकानूनी तौर पर कब्जा करके तामीर किए गए हैं। MMRDA ने नोटिस जारी करते हुए लोगों से गैरकानूनी तौर पर कब्जे की गई जमीन को आज खुद खाली करने की अपील की है। दीगर सूरत में इन दुकानों पर MMRDA ने अपने तरीके से कार्रवाई करने की भी बात कही है। MMRDA ने वाज़ेह किया है कि इदारा कार्रवाई की सूरत में किसी किस्म के माली नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। मुल्क में कोरोना के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,313 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 38 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। नए आदाद-ओ-शुमार के बाद मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 83,000 से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 10,972 मरीज सेहतियाबी हुए हैं। कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर 24 घंटों में केसेस की बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं अगर पेशेंट्स की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने रिकवर किया है। लेकिन अभी एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वो 83,000 से ज्यादा पार हो गए हैं। और जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये चौथी लहर तो नहीं। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो लगातार चिंता में है और ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से पाबंदियां बढ़े, क्योंकि हर किसी के मन में ये डर है कि चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। केसेस में जिस तरीके से उछाल आ रहा है उसको लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल हैं और पाबंदियां भी सख्त होंगी, क्योंकि अभी अगर केसेस की बात की जाए तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 38 से ज्यादा मौतें सामने आई हैं और पॉजिटिविटी रेट 2 से पार हो गया है। तो जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये हर किसी के मन में ये डर चल रहा है कि कहीं ये चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। कैमरामैन अंकित के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ारत तिजारत और सन्नत की नई इमारत वंचिया भवन का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में पीएम तिजारत के सालाना तज़िये का कौमी दरामदी बरामदी रिकॉर्ड NIREATB लॉन्च किया। इस पोर्टल पर तमाम हिस्सेदारों को तिजारत से मुतालिक तमाम तर जरूरी मालूमात मुहैया कराई गई। इस मौके पर पीएम ने कहा है कि आज हर महकमा एक्सपोर्ट बढ़ाने को तरजीह दे रहा है। इस पोर्टल का नाम है निर्यात कर, इस पोर्टल का शुभारंभ करें। मैं समझता हूं जो एक नया अनुभव इस देश ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री अब भारत में देखने को नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी पूरी कम्युनिटी को और विशेष रूप से हमारे MSMEs को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। 14वां ब्रिक्स सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब फिजिकल मीटिंगें हो रही है, लेकिन ब्रिक्स का 2 रोजा इजलास वर्चुअल ही होगा। इसमें ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका के सरबराहान शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद आलमी सियासत में बड़ी नजरियाती और फिक्री तब्दीली रोनुमा हुई है, जिसके असरात मुख्तलिफ शोबों पर मुरतब हो रही है। 2009 में ब्रिक्स का कयाम अमल में आया था। इसके मकसद आलमी मईशत की शक्ल नौ और तरक्की पजीर मुल्कों में नई माली दर्जा बंदी को मुतारिफ करना था, लेकिन इतने बरसों बाद भी इस तंजीम को अपने मकासद में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आसाम में सैलाब की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। रियासत में 24 घंटे में मजीद 12 अफराद की मौत हो गई। अब तक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 100 हो गई है। रियासत के 32 अजला के तकरीबन 55 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हैं। फौज की कम से कम 7 मुश्तरका टीमें सैलाब मुतासरीन के लिए राहत रसानी का काम कर रही है। मुतासरा अजला में जिला इंतजामिया की जानिब से कुल 845 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां 2,70,000 से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। यात्रियों का पहला काफिला जम्मू के मुकद्दस गुफा के लिए रवाना होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, LG, इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमों और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस साल की यात्रा को कामयाब बनाने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। ये साधु श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले जम्मू शहर के पुरानी मंडी इलाके में राम मंदिर पहुंचने पर भजन गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये साधु मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला बेस कैंप है। ये सभी साधु काफी पुरजोश हैं क्योंकि वो 2 साल के वक्फे के बाद मुकद्दस गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि कोविड की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार 2 सालों से मुअत्तल रही।
इन साधुओं को जम्मू के मुख्तलिफ शहरों के मंदिरों में रखा गया है। इन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में संत आ चुके हैं और आ रहे हैं और बाबा अमरनाथ की यात्रा जाने के लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ महंत होने के नाते यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी ना हो, संतों के रहने में कोई दिक्कत ना आए, असुविधा ना हो और यात्रा सुखमय तरीके से पूर्ण हो, इसके लिए मैं और हमारी सारी टीम जागरूक है। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा